सरकार हर साल 6,80,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस बजट अनाउंस करती है और हर बड़े प्रेस रिलीज में आत्मनिर्भर भारत का नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब फ्रंट लाइन पर अचानक कोई बड़ा क्राइसिस आता है, तब हमारी ही फौज को फॉरेन वेंडर्स के सामने इमरजेंसी ऑर्डर्स के लिए मल्टी बिलियन डॉलर के चेकबुक लेकर खड़ा होना पड़ता है। सवाल यह है कि जो देश दुनिया को सॉफ्टवेयर बेचता है, इसरो के दम पर चंद्रयान को चांद पर उतारता है, वही देश अपने जवानों के लिए एक पूरी तरह इंडिजीनियस हाई टेक वेपन सिस्टम क्यों नहीं बना पाता। इस पूरे प्रॉब्लम के पीछे कोई एक इंसान या कोई एक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि हमारी पुरानी प्रोक्योरमेंट डॉक्ट्रिन ही एक ऐसी डिजाइन फ्लो पर चल रही है जो डोमेस्टिक इनोवेशन को प्रमोट करने के बजाय उसमें स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स क्रिएट करती है। आज की इस वीडियो में हम इस सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और इसके लिए हम सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स और सीएजी ऑडिट्स पर रिलाय करेंगे। सारे प्राइमरी सोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आते हैं हमारे सबसे बड़े एरोस्पेस प्रोजेक्ट पर, LCA तेजस। इस जेट के डेवलपमेंट फेज में इंडिजिनाइजेशन लेवल्स को ट्रैक करने का तरीका एक फंडामेंटल फ्लो को एक्सपोज करता है। शुरुआती दौर में क्लेम किया गया था कि इसका इंडिजिनियस कंटेंट 61 से लेकर 70% के करीब है, लेकिन सीएजी के एक ऑडिट ने बताया कि एक्चुअल डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन उस वक्त सिर्फ 35% था। यह फर्क इसलिए आया क्योंकि हमारा सिस्टम इंडिजिनाइजेशन को LRU यानी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के लेवल पर गिनता है। LRU क्या है? एयरक्राफ्ट का एक ब्लैक बॉक्स, जैसे रेडार या फ्लाइट कंप्यूटर्स। अगर एक इंडियन लैब ने एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स का सिर्फ मेटल कैसिंग बनाया और सिस्टम इंटीग्रेट किया तो उसे मेड इन इंडिया बोल दिया गया। लेकिन जब ऑडिटर ने उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर की मेन सर्किटरी, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स और स्पेशलाइज्ड सेंसर्स लगभग इंपोर्टेड थे। आज के तेजस मार्क 1A में हमारा उत्तम AESA रेडार और डोमेस्टिक EV सूट लग रहा है, जो एक मैसिव लीप है। लेकिन कोर आर्किटेक्चर की रियलिटी वही है। जब तक देश में हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है, माइक्रो कंपोनेंट्स हमेशा इंपोर्टेड ही रहेंगे। और इस वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है हमारा प्रोपल्शन। DRDO ने 1986 में कावेरी इंजन पर काम शुरू किया था, लेकिन एक्सट्रीम टेक्निकल बोटलनेक्स की वजह से वो प्रोजेक्ट मैच्योर ही नहीं हो पाया। रिजल्ट ये है कि आज हमारा फ्लैगशिप फाइटर जेट 0% इंडिजीनियस प्रोपल्शन पर उड़ता है और हम पूरी तरह अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स पर डिपेंड करते हैं। 2021 में HAL ने GE के साथ 99 F404 इंजन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसकी टोटल वैल्यू लगभग $716 मिलियन थी। मैक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60 करोड़ पर इंजन का ये डील इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैग्मेटिक है, क्योंकि एक नया फाइट रेटेड जेट इंजन स्क्रैच से बनाने में सालों का वक्त और 10 से 15 बिलियन डॉलर लग जाते हैं। लेकिन इस डील का डाउन साइड फाइनेंशियल नहीं, स्ट्रेटेजिक है। आज मिड 2026 में इस डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा रूप हमारे सामने है। HAL के पास लगभग 18 से 30 तेजस एयरफ्रेम्स रेडी खड़े हैं, लेकिन अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक की इंटरनल सप्लाई चेन और मटेरियल बोटलनेक्स की वजह से इंजन्स की डिलीवरी रुकी हुई है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि फॉरेन इंजन्स यूज हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी फ्लैगशिप एयर सुपीरियोरिटी किसी दूसरे देश के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूशन शेड्यूल की मोहताज हो जाती है, तब इमरजेंसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिस्क में आती है। यह सिस्टमैटिक फ्रेगमेंटेशन सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं है, हमारी इन्फेंट्री भी इसका शिकार है। कुछ साल पहले आर्मी ने अमेरिका से फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए 72,400 6716 असॉल्ट राइफल्स खरीदी थी। राइफल्स टॉप टियर हैं, लेकिन हमने उनके साथ एडवांस नाइट साइज सिस्टम एक साथ प्रोक्योर नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि 2025 में काफी सालों बाद हमें 659 करोड़ का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, ताकि लोकल इंडियन MSMEs जैसे MKU और मेडबिट से वो ऑप्टिक्स खरीदे जा सकें। इंडियन प्राइवेट सेक्टर से ऑप्टिक्स लेना आत्मनिर्भरता का परफेक्ट मूव है, लेकिन एक हाई एंड राइफल्स का ऑर्डर करना और उसकी 500 मीटर नाइट कैपेबिलिटी को सालों बाद अलग से अनलॉक करना, ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम वेपन्स को आज भी इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की तरह प्रोक्योर नहीं करता। तो आखिर ये ब्यूरोक्रेसी ऐसे टूटे हुए पीस मिल टाइमलाइंस पर काम क्यों करती है? इसका रूट कॉज छुपा है हमारे डिफेंस सिस्टम के सबसे पुराने फ्रेमवर्क में, L1 यानी लोवेस्ट बिडर। हिस्टोरिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स कहते हैं कि टेक्निकल ट्रायल्स क्लियर करने के बाद जो कंपनी सबसे सस्ती बिड लगाएगी, कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा।
अगर एक इंडियन प्राइवेट कंपनी डीप टेक इनोवेट करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती है और लोकल सप्लाई चेन लगाती है तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, पर L1 सिस्टम उनकी क्वालिटी को इग्नोर करके उन्हें पनिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस फ्लो को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसलिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में मेक 1, मेक 2 और क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन यानी QCBS को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमेंस ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया और CAG ऑडिट के डर से लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आज भी L1 मेंटेलिटी को पूरी तरह छोड़ नहीं पा रही। इसके ऊपर से दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल हर्डल है हमारा बजट एलोकेशन। 6.81 लाख करोड़ का डिफेंस बजट मैसिव है, लेकिन इसका 62.18% हिस्सा सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सैलरीज, पेंशन्स और डे टू डे मेंटेनेंस में जाता है। एक सोल्जर की पेंशन एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल नेशनल कमिटमेंट है। असली फॉल्ट सोल्जर्स की पेंशन में नहीं है, बल्कि इस मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर में है कि हम कैपिटल एक्विजिशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटले के ओवरऑल पाई को तेजी से एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। जब टोटल बजट स्टैग्नेट होगा तो लॉन्ग टर्म इनोवेशन नेचुरली क्राउड आउट हो जाएंगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक क्लियर ब्लूप्रिंट भी है जो साबित करता है कि जब सिस्टम ठीक से डिजाइन हो तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है L&T का K9 वज्र T 155 mm ट्रैक्ड आर्टिलरी। साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस से टेक ट्रांसफर लेने के बाद L&T ने इस सिस्टम को सिर्फ असेंबल नहीं किया, उन्होंने वज्र के 14 करोड़ सब सिस्टम्स को पूरी तरह री इंजीनियर किया। साउथ कोरियन फायर कंट्रोल सिस्टम को हटाकर इंडियन वेरिएंट्स लगाए और सस्पेंशन को लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड के लिए मॉडिफाई किया। हजीरा के कॉम्प्लेक्स में 1000 से ज्यादा डोमेस्टिक पार्टनर्स और MSMEs ने मिलकर इसमें 50% से ज्यादा फाइनेंशियल वैल्यू और लगभग 80% वर्क पैकेजेस को इंडिजिनाइज कर दिया। K9 वज्र इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और कंटिन्यूस ऑर्डर्स की पाइपलाइन थी। प्राइवेट सेक्टर हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऑर्डर्स डीले होंगे या आए दिन एक्सटर्नल चैलेंजेस आएंगे तो रिलायंस नेवल जैसी बड़ी डिफेंस कंपनीज की तरह बैंकरप्सी ही हाथ आएगी। ठीक इसी तरह जब सैंक्शंस और बैन्स लगते हैं तो हमारी असली ताकत बाहर आती है। इसरो का चंद्रयान और DRDO की अग्नि 5 मिसाइल इसका सबूत है। जब दुनिया ने हमें एडवांस एरोस्पेस मेटल्स देने से मना कर दिया तो DRDO ने अग्नि 5 के लिए खुद का अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ MDN 250 मेरेजिंग स्टील डेवलप किया, जिसमें 80% तक कोबाल्ट होता है और जिसे वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग जैसी एक्सट्रीम टेक्निक से बनाया जाता है। अग्नि 5 के मोटर केसिंग के लिए बनाए गए कार्बन एपॉक्सी कंपोजिट री एंट्री के दौरान 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी झेल सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? प्रॉब्लम हमारे टैलेंट में नहीं, हमारे रिस्क एवर्जन में है। हमें एक और मिसकंसेप्शन तोड़ना होगा। दुनिया में कोई भी मॉडर्न हाईटेक सिस्टम 100% सिर्फ अपने दम पर नहीं चलता। अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी F-35 लाइटनिंग II भी एक ग्लोबल अलायंस पर डिपेंड करता है। UK उसका फ्यूल सिस्टम बनाता है और इटली विंग्स बनाता है। तेजस के केस में भी इंडिया ही उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फ्लाइट कंट्रोल लॉज का मालिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि F-35 एक अलायंस मॉडल पर बेस्ड है, जबकि तेजस एक जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन पॉइंट में फंसे हुए देश की एयर सुपीरियोरिटी है। हमारी मंजिल 100% पार्ट्स देश में बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा डीप लोकल इकोसिस्टम खड़ा करना है जहां किसी एक फॉरेन वेंडर्स के डीले हमारी मिलिट्री रेडीनेस को होस्टेज ना बना सके। अब आप बताएं, क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ब्यूरोक्रेसी को L1 मॉडल से पूरी तरह आज़ाद करके हाईटेक QCBS को हर छोटे बड़े टेंडर का डिफॉल्ट बनाना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली डीप डाइव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।